हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 21 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को आपको 5 बजे प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, आज के वीडियो का टारगेट है 4K। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आंसू गैस यानी कि टीयर गैस का घटक कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो है टीयर गैस के जो कंपोनेंट कौन से हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्लोरोपिकिन टीयर गैस का एक जो है घटक है। ठीक है, अब देखिए क्लोरोपिकिन होता क्या है। तो देखिए कि एक तरह से ये एक, जैसे हमने बताया कि ये आंसू गैस है और इसका रासायनिक फार्मूला क्या है, CCl3NO2 इसका जो है रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, और देखिए एक तरह से एक ऐसा हथियार के रूप में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो भीड़ को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए इसको एक हथियार के रूप में यूज़ किया जाता है और इसमें लोगों की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और देखिए कि जब ये गैस छोड़े जाते हैं तो क्या होता है कि ये गैस आंखों के संपर्क में आती है और ये कॉर्निया के जो मसल्स है उसको उत्तेजित कर देती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और आंखों में दर्द होने लगता है। इसलिए लोग जो है अपनी जगह से, भीड़ वाले इलाके से जहाँ पे ये गैस छोड़ी जाती है वहाँ से दूर भागने लगते हैं। और लेकिन इससे एक चीज़ होता है कि इससे आँखों का जो है अंधापन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इसकी आँखों में चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए यहाँ पे हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात नहीं हो रही है। तो देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारा ये थायराइड ग्रंथि। देखिए अगर केवल हम ग्रंथि की बात करें तो हमारे यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, देखिए अगर अधिवृक्क की अगर हम बात करें तो देखिए अधिवृक्क हम देखते हैं कि ये एक तरह से इसका मुख्य जो कार्य होता है, हम देखते हैं ये जो है तनाव की स्थिति में हार्मोन को जो है स्रावित करता है। और देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। तो देखिए ऐसे ग्रंथि को हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं जो अपने हार्मोन जो है सीधे रक्त में छोड़ देता है, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और देखिए थायराइड जो ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि, और इसमें देखिए कि ये 3 तरह के जो हार्मोन रिलीज करता है। एक थायरोक्सिन हो गया जिसको T4 कहते हैं, और ट्राई आयोडोथायरोनिन, और तीसरा हो गया यहाँ पे थायरोकैल्सीटोनिन। ये 3 तरह के जो है थायराइड ये हार्मोन स्रावित करते हैं। ठीक है, और देखिए यकृत के बारे में बात किया कि देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और जो एक तरह से पित्त में जो है बाइल का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि इनकी जो हमारी कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आंसू इनके टीयर स्रावित करती है। तो देखिए अभी हमने बात की थी कि जो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया कि जो टीयर है, जो आंसू है, उसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है। तो क्या आप लोगों को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि आंसू जो है हमारी कौन सी ग्रंथि के द्वारा ये स्रावित की जाती है। तो ये है, इसका नाम है लैक्रिमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके अलावा जो हमने देखा कि पहले ऑप्शन में देखा है कि थाइमस और एड्रिनल। देखिए थायराइड की हमने अभी बात किया था। देखिए थाइमस जो ग्रंथि है ये क्या है, वृद्ध अवस्था इनकी ओल्ड एज में क्या धीरे धीरे ये लुप्त हो जाती है। ठीक है, और एड्रिनल ग्रंथि जो है ये हमारी जो शरीर में सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियम किस खनिज पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए रेडियम को हम एक तरह से जो पिच ब्लेंड है इसके द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं रेडियम को। देखिए रेडियम की खोज किसने की थी। तो देखिए ये क्यूरी, जो मैडम क्यूरी है, उनके पति पियरे क्यूरी ने इनने रेडियम की खोज की थी और इसके लिए उनको 21 दिसंबर 1898 को इनको जो है इन्होंने एक खोजा था और उसको इसके लिए बाद में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और देखिए रेडियम का सिंबल है Ra और इसका एटॉमिक नंबर है 88। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए पिच ब्लेंड क्या है, एक तरह से एक रेडियोधर्मी और यूरेनियम युक्त खनिज और अयस्क है जिसको हम देखते हैं कि पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारदर्शी साबुन के निर्माण में क्या उपयोग लाया जाता है। तो देखिए पारदर्शी जो हमने देखा होगा कि हम जो साबुन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे साबुन हैं जिसमें हम देखते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, पारदर्शी होते हैं। तो उसमें क्या चीज़ मिलाया जाता है जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस एथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, तो एथेनॉल के कारण हम देखते हैं कि इसमें एक तरह से ये साबुन पारदर्शी दिखाई देते हैं। और देखिए साबुन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो साबुन होता क्या है, तो ये उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वशीय अम्लों का एक सोडियम या पोटेशियम लवण है जिसको हम एक तरह से साबुन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़े यानी कि लंग्स को ढकने वाला आवरण यानी कि उसका जो कवर होता है वो क्या कहलाता है। तो जो आवरण होता है उसको हम कहते हैं प्लूरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अब फिगर में देखिए कि ये है हमारा जो है प्लूरा। इसमें देखिए 2 तरह के जो ये प्लूरा होते हैं, एक आउटर होता है, एक इनर होता है। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि डेंटाइन एक जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है डेंटाइन, तो देखिए डेंटाइन क्या है, ये दांत के जो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो हमारे दांत है ये मुख्य रूप से बने होते हैं इसके डेंटाइन के, और एक तरह से हम देखते हैं कि डेंटाइन किसी दांत की आंतरिक हिस्सा होता है, उसको हम जो है डेंटाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, किस रोग की पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो देखिए अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग परीक्षण किया जाता है। तो बीएमडी इसका परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो ये ऑस्टोपाइरोसिस के लिए इसका जो है परीक्षण किया था। और देखिए बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी है, और ये अगर हम कम होता है तो हम देखते हैं कि ये बीमारी होती है। और देखिए ये बीमारी होता क्या है, इसमें एक हड्डियों का एक रोग है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि ये अगर रोग होता है तो जो फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एड्स की बात हुई है, तो एड्स कई बार मैंने बताया कि एड्स की जो टेस्ट होता है उसकी जो रोग के लिए एलिजा टेस्ट होता है, जिसके द्वारा जो है एड्स का पता लगाया जा सकता है। और ये मैंने कई बार बताया और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर भी दिया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे देखते हैं कि जो है सही मेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो देखिए हेनरी बेकरेल जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, बिल्कुल सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लुई पाश्चर, देखिए ये ऑप्शन गलत है। विलियम हार्वे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, ये बिल्कुल सही है। देखिए लुईस पाश्चर की ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ये गलत है। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लुईस पाश्चर ये रेबीज के टीके की इन्होंने खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव रासायनिक यौगिकों यानी कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो निम्न में से हमें बताना है कि ये बायोकेमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो देखिए त्वचा के उपचार में खाद्य जो संरक्षक होता है, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुकिंग ऑयल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हमारे बायोकेमिकल कंपाउंड्स के अंतर्गत आते हैं। और देखिए बायोकेमिकल कंपाउंड यानी कि जैव रासायनिक यौगिक एक तरह से हम देखते हैं कि जिसमें कार्बन भी होता है, और ये सभी जीवित चीज़ों में पाए जाते हैं, और ये हमारे जो जीवन की हर प्रक्रियाओं में शामिल है। जैसे हमारी जो लाइफ साइकिल है, हमारी जो जीवन है, उसमें वृद्धि है, पाचन है, श्वसन, तो ये सारी चीज़ों में ये शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है। तो देखिए आप लोग ये सोचेंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है साइंस में, लेकिन ये फिजिक्स के अंतर्गत ये आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर है कि SLV-3 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे SLV का फुल फॉर्म क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और देखिए सबसे पहला जो है ये SLV-3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अग्निवी यानी कि देखिए कि इस मिसाइल के बारे में सच नहीं है। तो देखिए अग्निवी यानी कि ये वाला वी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस मिसाइल के बारे में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है इसके ऑप्शन में। तो देखिए इसका ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे ये देखिए कि सच नहीं है, यानी कि इसमें देखिए जो मिसाइल्स में एक तरह से जो तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है, इनकी इसके द्वारा चलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मिसाइल्स होते हैं उसमें ठोस जो है ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इनकी यही पूछा है ऑप्शन क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तकनीक पर फोटोस्टेट मशीन कार्य करती है। तो फोटोस्टेट जो मशीन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज के ऊपर कार्य करती है, और यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कई बार मैं कई सारी चीज़ें को जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने बताया कि जैसे हमारी जो वॉशिंग मशीन है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, बॉल पेन हो गया, फाउंटेन पेन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ को साइंस में आप देखेंगे कि जो है आपके आसपास जो भी चीज़ें यूज़ होती है उसके बारे में आप अपने नोट करिए डायरी में कि ये चीज़ें किन चीज़ों पे कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि जो सूर्य है पीछे होता है और हमें जो है वर्षा दिखाई देती है। देखिए ऑप्शन में इसमें कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। देखिए जो इंद्रधनुष होता है कि एक तरह से हम देखते हैं कि एक ऑप्टिकल और मौसम संबंधी एक घटना है, जो हम देखते हैं कि जो पानी की बूंदों में प्रकाश के जो है प्रतिबिंब के कारण ये हमें दिखाई देता है कि ये इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए फलों की पैकेजिंग में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब फलों की पैकिंग होती है तो हम कौन से पदार्थ उसमें उपयोग करते हैं, तो ये है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पैकिंग के समय मिथाइल ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। और देखिए कि कुछ दिन पहले में ही मैंने बताया था कि एथिलीन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करके याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बेसल मेटाबॉलिक रेट से आप क्या समझते हैं, कि BMR से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक ऐसा कैलोरी है जो हमारा मानव शरीर जब आराम करता है, सोता है, इनकी रेस्ट करता है, उस समय जो है एक तरह से ये कैलोरी बर्न होती है हमारे शरीर के द्वारा, इनकी इसको जलाया जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हमारी ये बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको एक तरह से एक ऐसा कैलोरी जब हमारा शरीर आराम करता है तब ये खर्च होता है एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रण करने वाले पहले एंजाइम का नाम बताइए। तो देखिए मैंने बताया था कि ये चीज़ जो है ये इसका नाम है एमाइलेज, या हमको कई बार बोलते हैं कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन, ठीक है। तो एक तरह से इसी को ही हम एक तरह से कि एमाइलेज भी कहते हैं। और देखिए ये बहुत ही हम देखते हैं कि ये लार में पाए जाते हैं, और एक तरह से ये देखिए स्टार्च को जो है पचाने में मदद करती है, और स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो है इसका जो पाचन शुरू होता है कहाँ पे, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसीलिए इसको हम कहते हैं कि पहला एंजाइम बोलते हैं हमारी पाचन क्रिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, इनकी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं। तो देखिए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इनकी एक तरह से हम ये ATP को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार मैंने ATP के बारे में बताया है कि इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट है, और एक तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी श्वसन क्रिया में ये उत्पन्न होती है ATP, और ये जो एक तरह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये संचित रहती है, ठीक है। और देखिए इसके जो हम देखें संग्रह होते हैं जब हम सेल के अंदर, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मांसपेशी के संकुचन, तंत्रिका तंत्र के जो आवेग का संचलन, इन सारी चीज़ें काम जो हमारी शरीर की एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करना बंद कर दे तो हम इसमें देखते हैं कि कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी कि एक तरह से हम देखेंगे कि उसका भोजन की जो हमारी जो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, एक तरह से जो है भोजन गृह कहते हैं कोशिका का, तो एक तरह से हम देखिए कि भोजन बनना बंद हो जाएगा, ऑक्सीकरण होना इसका भोजन का बंद हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो देखिए पृष्ठ तनाव इसमें क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि डिटर्जेंट के बारे में मैंने बताया कि डिटर्जेंट क्या है, एक तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसे पृष्ठ संक्रियक है, यानी कि सर्फिकेंट है, जिनकी तंतु विलयन में सफाई करने में क्षमता होती है, यानी कि वो सफाई करने में जो है सक्षम होते हैं। और ये प्राय एकदम देखते हैं कि एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं, और जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु ये कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। और एक तरह से हम देखते हैं कि ये जो है धुलाई के कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आलू, टमाटर और बैगन तीन अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सभी किस जीन से संबंधित हैं। तो देखिए ये तीनों अलग अलग प्रजाति के हैं, परंतु इनके कौन से एक जो है सिंगल ऐसे जीन से जिससे संबंधित है, तो इसका नाम है सोलेनम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो सोलेनम ये फूलों के पौधों की एक बड़ी और विविध जीन्स है, जिसके हम देखते हैं कि ये तीनों फलों में पाई जाती है, और तीनों फलों से संबंधित है आलू, टमाटर और बैगन से। और इसके अलावा जैसे नाइटशेड और घोड़े की जो जाल हैं, इनसे भी ये संबंधित रखते हैं, ये सारी चीज़ भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवर्णिक लवण है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए ये मुख्यतः पाई जाती है जड़ों की जो ये कोशिका है इसमें पाई जाती हैं। देखिए अवर्णिक जो ये जो लवक होती है, इसमें हम देखते हैं से एक तरह से ये जो है रंगहीन होते हैं, ठीक है। और देखिए जो हरा रंग जो होता है इनकी, जिसको हम कहते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये जो पौधों की पत्तियों में पाई जाती हैं। और जो लवक होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड कहते हैं एक तरह से लवक, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अवर्णिक लवक जिसको हम कहते हैं लिकोप्लास्ट, और जो है क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए मेनली ये अंधेरे या छायादार जगह पे जो पौधे होती है उनकी जड़ों में ये पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरिबेलम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सेरिबेलम के बारे में, और सेरिबेलम के बारे में मैंने कई बार बताया, और मस्तिष्क के सारी चीज़ों के बारे में मैंने कई बार बताया, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों, यानी कि मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क का जो है एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और देखिए इसके अलावा जो सेरिब्रम होता है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिबेलम की बात हो रही थी। और देखिए सेरिब्रम क्या है, वो एक तरह से ये भी हमारे मस्तिष्क का भाग होता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, और ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम, और ये सेरिबेलम है, ठीक है। और देखिए सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो एक तरह से ये बड़े पैमाने पे हमारी जो शरीर की मस्तिष्क में वहाँ लकीरें या फुंसी जैसी दिखाई देती है, और ये मज्जा के ऊपर
और पीछे जो स्थित होती है, और इसमें हम देखते हैं कि जो ये सेरिब्रम से जो ये जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो देखिए लंबाई जो नापने वाली सबसे छोटी इकाई, बहुत सारे हमारे लंबाई की आपने यूनिट देखे होंगे, तो सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो माइक्रोन है और नैनोमीटर, ये सारे हमारे लंबाई के मात्रक हैं। लेकिन देखिए नॉटिकल माइल ये भी एक तरह से दूरी का एक मात्रक है। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से इसको समुद्री मील या समुद्र में जो डिस्टेंस नापने के लिए हम इसको नॉटिकल माइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पानी में सूखी किशमिश रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के कारण फूल जाता है। तो कौन सा ऐसा जो प्रक्रिया होता है जिसके कारण हम देखते हैं कि ये फूल जाता है। तो इसका राइट आंसर परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए परासरण में क्या होता है कि ये परासरण क्रिया क्या होता है। तो देखिए किसी भी, अगर हम देखते हैं विलायक जो है, देखिए इसमें हम कहते हैं कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर जो है अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल झिल्ली से होकर प्रवाहित होता है, तो उसको हम कहते हैं परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। इसी के अपोजिट अगर हम देखेंगे जो विसरण होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम देखते हैं विलय के अणु या कण विलयन में जाकर उसके सभी जो भागों में सांद्रता को समान कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएट करके आप एक चीज़ याद रखेंगे कि हम देखें जो परासरण होता है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, लेकिन जो विसरण होता है उसमें कणों का जो प्रभाव होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो ये एक मेन डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, विसरण और परासरण में। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण यानी कि इसका रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें बोरान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का जो है रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है ट्राइटियम और स्टेटिन और फ्रांसीसियम, तो देखिए ये जो है एक तरह से रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि जो इलास्टिक किसमें पाई जाती है निम्न में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।